अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। यू आर वाचिंग माई चैनल कम फैजान दोगल। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड डिस्कस सम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 4.3 क्लास 12 मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो बाकिया क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, वो मैं डिस्कस करूँगा। हम ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये 20 क्वेश्चन तक जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में करवा चुका हूँ। ये लेक्चर का पार्ट 2 है, यानी वीडियो का पार्ट 2 है 4.3 का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है। हमें गिवन इक्वेशन दी गई है, ठीक है, तो इसको हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म या टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक चीज़ पहले आप देख लें कि ये जो आपको इक्वेशन दी गई है इसको आप क्या बोलते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। 199 पेज नंबर है आपका, और यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स या इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। रिमेंबर दैट। कि वो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन हो लाइक जिसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड हो, हाँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट्स योर लीनियर इक्वेशन। इसमें दो वेरिएबल्स इंक्लूड हैं x और y, और यहाँ पे a जो है वो कोफिशेंट है x का, b जो है वो कोफिशेंट है y का, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन है, जिसमें लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की या किसी भी टर्म की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसको आप लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी नज़र आ रही है, 1 आ रही है, तो इसको आप लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब इसमें दो आपके पास वेरिएबल इंक्लूड्स हैं, तो इसको आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आप इसको क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। उसमें यही लिखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे जो a है वो x का कोफिशेंट है, ये जो b है वो y का कोफिशेंट है, जो c है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि a b एंड c आपके तीनों रियल नंबर्स हैं, और उसने ये कंडीशन रखी है कि a एंड b जो हैं आपके, जो x और y का कोफिशेंट है, आर नॉट सिमल्टेनियसली ज़ीरो। एट अ टाइम दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आप दोनों को ज़ीरो कर देंगे फिर यहाँ पे x वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, b वाली टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, अकेला कांस्टेंट बचेगा, फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। लीनियर इक्वेशन रहने के लिए आपके पास एक वेरिएबल का होना, एटलीस्ट एक वेरिएबल का होना लाजमी है, ताकि वो लीनियर इक्वेशन रहे। सिमल्टेनियसली ज़ीरो, ए एंड बी आर नॉट सिमल्टेनियसली ज़ीरो, ठीक है जी। तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब हमने ना इस तरह की लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके दें। थर्ड पार्ट में, पहला पार्ट जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाला है, दूसरा पार्ट जो है वो टू इंटरसेप्ट फॉर्म वाला है। जो थर्ड पार्ट है ना, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्जन, ये लॉन्ग में आ जाती है, ये शॉर्ट में नहीं आती, थोड़ा लेंथी मेथड हो जाता है। बहरहाल इसका जो पहला और दूसरा पार्ट है, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है और टू इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो मैं इसका आपको पार्ट नंबर 1 भी सॉल्व करवाता हूँ और पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व करवाता हूँ, मगर तीन इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस में से हम एक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। मान लें कि मैं आपको जो इक्वेशन नंबर सी है, जो सी पार्ट में है, वो यूज़ करवाता हूँ, उससे मैं कन्वर्जन करके दिखाता हूँ, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बना के दिखाता हूँ और ट्रू इंटरसेप्ट फॉर्म भी। आपके पास इसमें सी पार्ट है 15y माइनस 8x प्लस 3, ये आपको गिवन है। आप सबसे पहले इसका सोल्यूशन में लिख लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन हम लिखते हैं, ठीक है। गिवन इक्वेशन इज़ आप इसको ऐसे लिख लेंगे कि आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है इसमें कि आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है ना, तो पहला पार्ट यही था कि आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाइएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है जी। वो बहुत सिंपल है, आपको इसकी जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए, विच इज़ वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपने इसमें से वाई वाली टर्म एक साइड पे रखनी है, 15y इस साइड पे रहेगा, और जो x और कांस्टेंट है उधर चला जाएगा। माइनस का 8x है, ये प्लस का 8x हो जाएगा, प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ y अकेला होना चाहिए, तो 15 नहीं होना चाहिए, समझें कि 15 इधर जाकर डिवाइड हो गया, 8 के साथ भी डिवाइड हो गया, 3 के साथ भी डिवाइड हो गया। तो आपके पास ये बन गई है रिक्वायर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है।
तो जब आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म है, ये जो ऊपर लिखी है, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे स्लोप m की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 8/15, और जो c जो है जिसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, उसकी जो हमारे पास वैल्यू है, c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट, उसकी जो वैल्यू वो हमारे पास है -3/15। दैट्स इट। ठीक है जी, ये हमने पार्ट नंबर सी सॉल्व की है। इसी तरह इसका पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी आप सॉल्व कर सकते हैं, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं पार्ट नंबर ए करवा देता हूँ, जिसमें आपके पास 2x - 4y + 11 है। तो आपने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। तो इसमें भी आप ऐसे करें कि y वाली टर्म को एक साइड पे रख लें, ये माइनस का 4y है, मैं इसको इधर ले आया तो प्लस का 4y हो जाएगा, 2x + 11 इधर रहेगा। तो इसका कोई मसला नहीं है, अब इस साइड को इधर लिख लिया, दूसरी साइड को दूसरी साइड पे, इस साइड को उधर लिख लिया। तो y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो हमने 4 को इधर डिवाइड कर लिया, 2x के साथ भी 4 डिवाइड हो गया और 11 के साथ भी 4 डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है तो हमने कैंसिलेशन कर ली, y = x/2 + 11/4। ये है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, आपके पास बन गई है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो आपके पास स्लोप है, m स्लोप की वैल्यू है, m स्लोप है वो है 1/2, और जो y इंटरसेप्ट है c, जिसको जनरली जिसको c से ज़ाहिर करते हैं, y इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू है 11/4। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका c पार्ट भी हो गया और इसका ये a पार्ट भी हो चुका है हमारे पास। अब हमने इसकी कन्वर्जन करनी है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाना है। मैं आपको सी पार्ट सॉल्व करवा देता हूँ, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाने का मेथड सिखा देता हूँ। जो ए पार्ट के लिए आप टू इंटरसेप्ट फॉर्म खुद बना लीजिएगा। अगर आपको इस सी पार्ट को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने आ जाता है तो बाकी ए और बी को आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ये आपके लिए असाइनमेंट हो जाती है एक। तो मैं आपको ये करवाता हूँ यहाँ पे सॉल्व। 15y है हमारे पास, 15y - 8x + 3 = 0। ठीक है, हमने इसको लेके जाना है टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म की जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, x/a + y/b = 1। राइट साइड पे हमेशा 1 होता है। अब सबसे पहले आप पता क्या करें, -8x, x की वैल्यू को पहले लिखें और फिर +15y लिखिएगा, और 3 कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाए -3। अब आपने राइट साइड पे 1 रखना है, तो -3 को ख़त्म करने के लिए -3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने लिखा यहाँ पे डिवाइड बाय -3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम -3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे डिवाइड कर दिया और इधर भी हमने -3 से डिवाइड कर दिया, ये ले। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, -3 को -3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड किया तो 8/3x आ जाएगा। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, मगर यहाँ पे माइनस नहीं बनाना क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म है उसमें दरमियान में प्लस का साइन है। तो आप इस प्लस के साइन को इधर रहने दें, 3 को 15 से कैंसिल कर लें तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ये बन जाएगा 5y और बटे में -1। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में कि हमने देखना है कि ऊपर हमें अकेला x चाहिए, क्योंकि जनरल फॉर्म में x ऊपर है और नीचे a कोफिशिएंट यानी x इंटरसेप्ट नीचे है, तो ऊपर अकेला x रखना है। तो ये देखें 3 ऑलरेडी नीचे है, 8 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाकर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 से ये डिवाइड हो जाएगा आपके पास। ये आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाती है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको बता दें कि भाई साहब ये जो x वेरिएबल के नीचे ये जो 3/8 है ये a कोफिशिएंट की वैल्यू है, a कोफिशिएंट कह दिए, ये x इंटरसेप्ट की वैल्यू है। यहाँ पे x इंटरसेप्ट की वैल्यू है 3/8 और जो y इंटरसेप्ट है यानी कि जिसको हम b से डिनोट करते हैं वो उसकी वैल्यू हमारे पास है -1/5। दैट्स योर आंसर। ठीक हो गया जी, ये हमने क्वेश्चन नंबर 21 सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें हमें बताना है कि हमारे पास लाइंस पैरेलल कौन सी हैं, परपेंडिकुलर कौन सी हैं, और तीसरा ऑप्शन है कि ना ही पैरेलल हैं और ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके रिलेटेड हमें, अगर आपको याद हो, आपने अगर पिछला पार्ट वॉच किया है, वीडियो समझी है, वीडियो को वॉच किया है पिछली को, तो उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, उसमें 2 पेयर ऑफ लाइंस 2 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिया था। तो आपने यहाँ पे भी बताना था कि आपके पास पैरेलल लाइंस कौन सी आती हैं और परपेंडिकुलर कौन सी आती हैं।
तो ये सेम उसी तरह का है, मगर यहाँ पे आपको ना जो लाइन है उसके पॉइंट्स नहीं बताए गए, बल्कि डायरेक्ट आपको लाइन दे दी गई है। तो हमने स्लोप के अभी तक दो मेथड देखे थे। एक तो स्लोप का फार्मूला हमने देखा था m इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करते हैं जब आपको एंगल अल्फ़ा पता हो, या लाइन आपको बता दी जाए हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो आपको पता होता है हॉरिजॉन्टल के लिए एंगल 0 डिग्री होता है और वर्टिकल लाइन के लिए एंगल 90 डिग्री होता है, तो उस वक्त स्लोप का ये फार्मूला यूज़ होता है। या तो फिर आपको लाइन के दो पॉइंट्स दे दिए जाएँ, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया था। अगर आप थोड़ा गौर करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पहली लाइन के ये जो पॉइंट्स दिए थे 1, -2 और 2, 4, ये दो पॉइंट्स दिए गए थे, जिन दो पॉइंट्स को मिला के आपकी पहली लाइन मिल बनती थी, और ये दो पॉइंट्स हैं जिनको मिला के लाइन 2 बनती थी। अब यहाँ पे लाइन के पॉइंट्स थे, तो जब लाइन के पॉइंट्स दे दिए जाएँ तो वहाँ पे स्लोप का फार्मूला हम पिछले सारे क्वेश्चंस में एक ही यूज़ करते हैं, एम स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 ओवर x2 - x1। ये वाला फार्मूला भी हमने यूज़ किया है। अब हमें यहाँ पे लाइन ही गिवन दे दी है, ठीक है, हमारे पास लाइन ही मौजूद है, ऑलरेडी लाइन मौजूद है। इसका मैं ए पार्ट आपको सोल्व करवाता हूँ कि हमने बताना है लाइन पैरेलल कौन सी, परपेंडिकुलर कौन सी, और तीसरा है कि जो ना ही पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर है। तो मैं इसका ए पार्ट सोल्व करवाता हूँ। अब अपनी टेक्स्ट बुक पे गौर कीजिएगा कि इस ए पार्ट में आपको गिवन क्या है। ए पार्ट में आपको दिया गया है एक लाइन दी है उसने, यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ कि ये अलग क्वेश्चन किया था। ये फर्स्ट लाइन दी है और 4x + 2y + 5 ये सेकंड लाइन दी है। सोल्यूशन में आपने क्या करना है, सोल्यूशन लेट पहली लाइन जो है L1, ठीक है, इसको पहली लाइन को L1 के इक्वल रख लेना है, ठीक है जी, और दूसरी लाइन जो है उसको L2 से डिनोट कर दें। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपको लाइन 1 और लाइन 2 की स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ L1 की स्लोप M1 से जाहिर कर देते हैं। जब आपके पास लाइन हो तो वहाँ पे स्लोप का फार्मूला चेंज हो जाता है। अब ऊपर वाले जो दो फार्मूलाज हैं M कैलकुलेट करने के, ये यूज़ नहीं होंगे, यहाँ पे यूज़ होगा -a ओवर b। अब a कोफिशेंट की वैल्यू आप यहाँ से देखें, वो आपके पास क्या है 2, ये -7 वैसे ही आएगा, और b कोफिशेंट की वैल्यू जो y का कोफिशेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू वो 1 है, तो ये -2 हो जाती है स्लोप ऑफ L1। अब स्लोप ऑफ L2 निकालनी है आपने, L2 लाइन की स्लोप निकाली, उसको M2 से डिनोट कर देते हैं, वो आपके पास आती है -a ओवर b फार्मूले से ही, तो उसमें नेगेटिव ऐसे ही है। अब इसमें a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू कितनी है 2, इसको भी सोल्व करेंगे तो ये कितना आता है -2। अगर आप गौर करें कि M1 और M2 की स्लोप दोनों का आंसर सेम है ना, तो एज आप लिखेंगे एज M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है, दोनों का जवाब -2 था। सो लाइन्स आर पैरेलल। जब दो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो ऑब्वियस बात है वो आगे परपेंडिकुलर के केस के लिए वैलिड नहीं होंगी। यहाँ तक हमारा इसका आंसर सोल्व हो गया। ये मैंने आपको ए पार्ट सोल्व करके दिखाया। ये बड़ा इजी शॉर्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको बताना था कि लाइन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं। इसके बाद है जी आपके पास अगला पार्ट कोई भी सोल्व कर देते हैं हम, लाइक पार्ट नंबर सी में आप लोगों को करवाता हूँ। पार्ट नंबर सी में आपको दिया है जी 4y + 2x -1 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये दी है, दूसरी लाइन दी है x - 2y - 7 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट L1 इज, यहाँ पे तरतीब दे लें 2x पहले और 4y बाद में, x वेरिएबल पहले होता है, और L2 इसको कहते हैं, दूसरी लाइन को L2 मान लें। अब यहाँ पे आप लिखें कि स्लोप ऑफ L1 पहली लाइन की जो स्लोप है, और यहाँ पे लिखें स्लोप ऑफ L2 दूसरी लाइन की स्लोप। पहली लाइन की स्लोप को M1 से जाहिर कर दें, दूसरी लाइन की स्लोप को M2 से जाहिर कर दें। यहाँ पे फार्मूला बनता है -a ओवर b और इसका बनता है -a ओवर b, ठीक है जी। माइनस है, a की वैल्यू आपके पास क्या आती है 2 और b की वैल्यू आपके पास क्या आती है 4, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये -1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लाइन L2 की स्लोप आपने फाइंड करनी है, स्लोप ऑफ L2। यहाँ पे भी इसका फार्मूला -a ओवर b है, यहाँ पे माइनस है ये फार्मूला का। a कोफिशेंट की वैल्यू यहाँ पे देखी जाए तो x के साथ जो कोफिशेंट है वो 1 है, वो यहाँ पे a की वैल्यू 1 आ गई, और b कोफिशेंट की वैल्यू देखी जाए वो -2 है, तो -2 लिख दिया है। अब नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 आएगा। अब ये देखें इसका आंसर है -1/2 और इसका आंसर है 1/2। अब M1 और M2 का जो आंसर है वो इक्वल नहीं है, सिर्फ एक नेगेटिव के साइन की वजह से दोनों का आंसर इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब है लाइंस आर नॉट पैरेलल। सो लाइंस आर नॉट पैरेलल। आल्सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है M1 और M2 का प्रोडक्ट, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो के आपके पास -1 भी नहीं बच रहा, तो इसका मतलब है लाइंस आर
नॉट परपेंडिकुलर, आपके पास जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो ये थर्ड केस हो गया कि जिसमें लाइन आपके पास ना पैरेलल है या ना परपेंडिकुलर है। इस तरह आप इसके सारे पार्ट्स बाकी सोल्व कर सकते हैं। मैंने सी पार्ट और ए पार्ट आपको करवा दिए, आप ये इजीली सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कोफिशिएंट की वैल्यू हायर दे दी है 105 और ये 36 है। आई होप कि आप इसको सोल्व कर लोगे। अगर आपसे ये सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि अगर इसमें से कोई पार्ट आपसे सोल्व नहीं होता तो अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें हमने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो रिक्वायर्ड लाइन है हमारी। जिस लाइन की भी इक्वेशन फाइंड करनी हो, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बता चुका हूँ। अगर आपने वो क्वेश्चन समझे हैं तो आपको पता होगा कि जिस लाइन की भी हमने इक्वेशन फाइंड करनी हो हम उसको रिक्वायर्ड लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं आपको, और ये एक और लाइन है यहाँ पे, उसकी ये पैरेलल है। आपकी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो एक और लाइन के पैरेलल है। जो वो एक और लाइन है, अनदर लाइन है, आपको उसकी वैल्यू मालूम है तो आप उसको बोल देंगे गिवन लाइन। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि योर गिवन लाइन इज, इसको एल से डिनोट कर दे 2x माइनस 7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से देखेंगे तो आपको ये गिवन लाइन दी गई है, तो ये आपकी गिवन लाइन होगी। इसकी स्लोप निकालिए, स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस ए ओवर बी फार्मूला से, माइनस यहाँ पे लिख रही है फार्मूला का, ए कोफिशिएंट की वैल्यू 2 आ रही है और बी कोफिशिएंट की वैल्यू -7, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, 2/7, दैट्स योर आंसर। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने लिखना है रिक्वायर्ड लाइन पासिस थ्रू -4 7। ठीक है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है। आल्सो गिवन, आपको ये भी बताया गया है कि रिक्वायर्ड लाइन जो है आपकी, रिक्वायर्ड लाइन इज़ पैरेलल टू गिवन लाइन, कि रिक्वायर्ड लाइन जो है आपकी गिवन लाइन के पैरेलल है। गिवन लाइन एल, उसको एल से डिनोट कर देते हैं, इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप इसका मतलब है किसके इक्वल है, गिवन लाइन की स्लोप के। तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप उसको एम से डिनोट कर देते हैं और गिवन लाइन की स्लोप हम निकाल चुके हैं 2/7। तो जो गिवन लाइन की स्लोप आई है पैरेलल के केस में वही रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप होगी। तो एम हो चुका है, ये एम हो गया स्लोप और ये हो गया पॉइंट। तो हमारे पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन, यूजिंग पॉइंट स्लोप form of equation, using point slope form of equation which is y minus y1 is equal to m into x minus x1। ये मैं आपको इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें ये सारी फॉर्म्स आपको यूज़ करवा चुका हूँ। तो यहाँ पे हमने देखना है कि हमारे पास m की वैल्यू कितनी है, वो 2/7 है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हैं, पॉइंट है जी x1 y1, उसके जनरली कोऑर्डिनेट्स हैं और हमारे पास जो पॉइंट है गिवन वो है -4 7। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि x कोऑर्डिनेट x1 की वैल्यू कितनी है -4 और y1 की वैल्यू कितनी है 7। तो y1 की जगह हम 7 लिख देंगे, ठीक है, और m की जगह m की वैल्यू 2/7, x माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू -4। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y माइनस 49 बन जाएगा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x प्लस 8 हो जाएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है, इधर 0 रख लें, इस पूरी वैल्यू को उठाकर इधर लें, प्लस का 7y इधर आकर माइनस का 7y और माइनस का 49 इधर आकर प्लस का 49 हो गया। तो 2x है माइनस 7y है, 2x माइनस 7y है, प्लस 8 है और प्लस 49 है, ये बन जाएगा 57। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाती है। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने फाइंड करनी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। तो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। 25 को 26 और 27 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28, 29 और 30 क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन एंड 31st क्वेश्चन। ये तकरीबन 4 क्वेश्चन बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को करवाता हूँ, ये मैं आपको मैंने सॉल्व किया हुआ इसको, मैं आपको वहाँ से करवाता हूँ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है आपके ये जी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उसका मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करवाऊँगा, दूसरा पार्ट आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ कि स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। स्टेटमेंट में आपको कहा गया है कि जी आप चेक करें, फाइंड वेदर योर गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द लाइन।
मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ, बड़ा इजी है। मान लें कि ये आपके पास एक लाइन है, तो आपको एक पॉइंट पी दिया है, तो आपने चेक करना है ये पॉइंट पी अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है या ऑन लाइन है। ठीक है, 3 केसेस हो सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन लाइन है ना, सबसे पहले आपने लिख लेना गिवन लाइन इज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन में गिवन लाइन इज। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन लाइन होगी। सबसे पहले इसमें देखना है कि जो y का कोफिशिएंट है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। जब भी आपने चेक करना है कि आपका जो पॉइंट है वो लाइन के किसी भी साइड, किस साइड पे लाई कर रहा है, तो ये चेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास जो चीज़ होनी चाहिए वो ये कि आपने y का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है। अब यहाँ पे देखें y का कोफिशिएंट क्या है आपके पास, वाई टर्म का कोफिशिएंट आपके पास -3 है, ये इसको पॉजिटिव बनाना है आपने। और सेकंड मैंने पार्ट इसी वजह से सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि उसमें ऑलरेडी वाई का कोफिशिएंट +3 बना हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव है, तो इसमें वाई का कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है, तो आपको -1 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हमने -1 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस का था माइनस का हो गया। अब 3x -3y था और वो पॉजिटिव 3y हो गया, प्लस का 6 था -6 हो गया, 0 वैसे ही। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। तो जिसमें आप इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं या लाइन 1 बोल सकते हैं, या हिंट भी ना दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसको 1 का नाम दे दिया कि ये मेरी इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमने चेक करना है कि ये जो अब हमारा 0.58 है जिसके कोफिशिएंट कोऑर्डिनेट सॉरी उसको हमने अपनी गिवन लाइन में पुट करना है। वो कैसे करना है, हमने लिखना है जी पुट योर पॉइंट गिवन 0.58 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसको लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। रिमेंबर दैट हमें पॉइंट को लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। तो पुट 58 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड में हमने पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट किए। ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो लाइन में जहाँ पे आपको -2 और x नज़र आ रहा है, x की जगह आप 5 पुट कर दें, फिर +3 है, y की जगह आप 8 पुट कर दें, फिर -6 है। ठीक है, आप इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 8 आता है। ये जो आपके पास 8 आंसर है ये आपके पास पॉजिटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 आया है। तो इसका मतलब है आपका पॉइंट जो है वो P जो है गिवन पॉइंट वो लाइन के अबव लाई करेगा। अगर इसका आंसर स्मॉलर देन 0 आता है यानी नेगेटिव आता है, -8 होता, तो हम इसको लिखते कि ये स्मॉलर देन 0 है, तो हम कहते कि ये हमारा पॉइंट गिवन पॉइंट जो है वो बिलो द लाइन लाई कर रहा है। और अगर इक्वल टू 0 आ जाता है, इसका एग्जैक्ट आंसर 0 आ जाता है, तो हम कहते हैं कि पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन पॉइंट लाइज अबव द लाइन, क्योंकि आंसर हमारा पॉजिटिव आया। गिवन पॉइंट लाइज अबव द लाइन। ठीक है, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29। ये मैंने वैसे इसका ये पार्ट नंबर ए सोल्व की है क्वेश्चन नंबर 29 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है, मैं इसकी नंबरिंग देना भूल गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट भी हम पहले देख लेते हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक से देखिएगा, कहता चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, अब एक पॉइंट की बात नहीं है, अब 2 पॉइंट्स हैं। अब जो दोनों कहता है वो जो 2 पॉइंट्स आपको दिए हैं, चेक करो कि वो लाइन के एक ही साइड पे हैं या ऑपोजिट साइड पे हैं। एक ही साइड पे कैसे बनना था केस, एक ही साइड पे केस ऐसे होना था कि लाइक ये लाइन है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी। अगर ए बी ऊपर अबव है और बी अबव है, या ए बी बिलो है, बिलो द लाइन, और बी पॉइंट बी बिलो द लाइन है, तो ये हो जाएगा ऑन सेम साइड ऑफ लाइन। ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन कैसे होता है, ए पॉइंट ऊपर होता और बी पॉइंट नीचे होता, या ए नीचे होता बी पॉइंट ऊपर होता, इसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ लाइन। इसकी चेकिंग भी वैसे ही करनी है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 को सोल्व किया है। सबसे पहले मैंने इसका ए पार्ट सोल्व करवाया जिसमें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। एक ओरिजिन पॉइंट दिया गया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, और एक पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं -4 7, और लाइन आपको बताई है 6x - 7y + 70 = 0। दैट्स योर फर्स्ट पार्ट नंबर ए, ये आपके पास है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेट कर लेना कि जो हमारी लाइन है इसको एल्स के इक्वल लेट कर लेना है। इसमें जो y का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो नेगेटिव को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए, ये -6x बन गया, प्लस का 7y बन गया, और माइनस का 70 हो गया। दैट्स योर इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है, इस ओरिजिन को पहले पॉइंट को उठाना है, लाइन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। पुट 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर लाइन, पुट 0 0 इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर गिवन लाइन या गिवन इक्वेशन नंबर 1। उसकी लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, x की जगह भी 0 और y की जगह भी 0, सोल्व किया तो -70 आ रहा है, विच इज़ स्मॉलर देन 0, ये नेगेटिव है। अच्छा जी,
अब आपने दूसरा पॉइंट पुट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स है -4 7, एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू 7 है। तो इसको आपने गिवन इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया, एक्स की जगह -4 पुट कर देना है और वाई की जगह आपने 7 पुट कर देना है। तो आप इसको सोल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा इसका 3 विच इज़ +3। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ये पॉजिटिव है। तो एक पॉइंट का आंसर स्मॉलर देन 0 है और एक पॉइंट का आंसर ग्रेटर देन 0 है। अगर तो दोनों सेम होते, यानी कि दोनों स्मॉलर देन 0 होते या दोनों ग्रेटर देन 0 होते, यानी दोनों का आंसर नेगेटिव आता या दोनों का आंसर पॉजिटिव आता, तो हम कहते हैं कि हमारे जो गिवन पॉइंट्स हैं वो लाइन के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। मगर दोनों, एक का आंसर पॉजिटिव है, एक का आंसर नेगेटिव है, यानी कि ऑपोजिट है ये। तो इसका मतलब है थस गिवन पॉइंट्स लाई ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ लाइन। दैट्स इट, ये ए पार्ट हो गया। इसी तरह हम बी पार्ट सोल्व कर सकते हैं। बी पार्ट में आपको जो लाइन दी गई है वो है 3x - 5y + 8 = 0। ठीक है, और पॉइंट आपको बता दिए ये, बल्कि मैंने क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व कर दिए। जो इसका बी पार्ट है वो खुद सोल्व कीजिएगा। अगर आपसे सोल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ये मैं आपको कुछ क्वेश्चन मैं खुद ही छोड़ रहा हूँ बीच में, ताकि आपकी कोई प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे नहीं सोल्व होता तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा या तो आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 सोल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कहा गया है कि आप डिस्टेंस फाइंड करें एक पॉइंट से एक लाइन का। मैं इसको प्रैक्टिकल वे में थोड़ा सा, यानी ग्राफिकल वे में आपको समझाता हूँ कि आपके पास एक लाइन है, लाइक ये लाइन है। रैंडमली मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी है और एक आपके पास यहाँ पे एक पी पॉइंट पड़ा है। तो आप चाहते हो कि यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड करें आप। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला है, पॉइंट टू लाइन। ये लाइन है और ये पॉइंट है। याद रखिएगा डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, डिस्टेंस फ्रॉम, इसको हम लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 की थ्योरी में दिया गया। आप थ्योरी में पेज नंबर चेक कर लीजिएगा, अब मैं पीछे नहीं जा रहा। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, पॉइंट से लेकर लाइन तक का जो फासला है उसका फार्मूला है जी एक। आपके पास मान लो कि लाइन है, जनरली लाइन है आपके पास ax + by + c = 0 और जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये जो लाइन है ax + by + c अपनी जगह ही रहेगा, सिर्फ x और y की जगह, ये x की जगह x1 चला जाएगा और y की जगह y1, यानी x की जगह पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया जी। तो अंडर रूट बटे के नीचे अंडर रूट में आपने क्या करना है, a कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस b कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट्स योर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन फार्मूला। ये आप याद रखिएगा इसको। हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में। तो सिंपली हम लिखते हैं कि गिवन लाइन इज, आप अपनी टेक्स्ट बुक से स्टेटमेंट चेक कर लें कि लाइन आपको यही दी गई है। अगर कीमत तो नहीं गलत है, कोई वैल्यू तो नहीं मिस्टेक, तो वैल्यू में मिस्टेक तो नहीं है। तो लाइन है आपके पास 6x - 4y + 9 = 0। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है कि a कोफिशिएंट की वैल्यू 6 है और b कोफिशिएंट की वैल्यू -4 है और c कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास 9 है और गिवन पॉइंट इज p, जिसके कोऑर्डिनेट 6 और -1 दिए है। इसको आप x1 बोल लेते हैं और इसको आप y1 कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन फार्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, ये फार्मूला मैंने अभी आपको ये अपने दूसरे रजिस्टर पे बताया, यही फार्मूला मैंने लिखा है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये जो x1 और y1 है ना, ये बेसिकली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, विच इज़ 6 एंड -1। ठीक है, और जो a b और c है ना, ये लाइन में से कोफिशिएंट्स आए हैं। लाइन को देखा जाए तो उसमें से a कोफिशिएंट की वैल्यू 6 मिल रही है, b की वैल्यू -4 मिल रही है और c की वैल्यू हमारे पास 9 मिल रही है। तो इन वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे पुट कर दिए। अब ये मोड का मतलब क्या होता है, मोड का काम ये होता है कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास -49 आ जाता, मोड के अंदर यहाँ पे -49 आ जाता, तो मोड ने ये करना था आपको, डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ लेंथ होता है, तो लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव आंसर देने के लिए मोड ने अपने पास एक नेगेटिव जो सिंबल, नेगेटिव साइन है, वो असाइन करना था, ताकि ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरह का कोई केस नहीं बना, क्योंकि मोड के अंदर जो वैल्यू वो पॉजिटिव ही आ रही है, पॉजिटिव 49। तो 49/√52, दैट्स योर आंसर, दैट्स। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करना है। 3 वर्टिसेस दिए गए हैं। इसका मैं फार्मूला आपको दिखाता हूँ। आपका पेज नंबर 214 है, उसके इसके रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, आपकी एग्जांपल नंबर 5। इसमें भी आपने एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फाइंड करना है। ये इसका फार्मूला दिया गया है, हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट, इसमें लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सॉरी बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल का।
तो 1/2 और अंदर ये फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फिर ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेकंड रो में, और थर्ड रो में थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, और जो थर्ड कॉलम है उसको 1 1 1 रखना है, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट में हमेशा स्केयर मैट्रिक्स होता है, यानी स्केयर मैट्रिक्स वो जिसमें 3 ही रोज़ है ना, अगर 3 रोज़ बन रही हैं तो 3 ही कॉलम बने, तो तीसरा कॉलम मिसिंग था तो तीसरे कॉलम को की एंट्रीज को हमने 1 1 1 ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा चीज़ लग रही है, आप यहाँ पे लिखें गिवन पॉइंट्स आर या गिवन वर्टिसेस आर, इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिवन वर्टिसेस आर, 3 वर्टिसेस दिए हैं, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया जो है एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन, उसका फार्मूला है जी 1/2, और यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट, ठीक है, ये 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे ये साथ बाहर 1/2 आ जाएगा। अब ये x1 y1 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, फिर ये x2 y2 और ये x3 y3 थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे पुट कर दिए, हमने एक्सपेंड किया कॉलम 3 को। याद रखिएगा जब भी हम पहली रो पहले कॉलम या तीसरे कॉलम को, यानी कि हम ओड नंबर ऑफ कॉलम को एक्सपेंड कर रहे हैं, या पहली रो या तीसरी रो ओड नंबर ऑफ रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसमें जिस भी रो या जिस भी कॉलम को आप एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो उसकी जो एंट्रीज़ हैं उनमें जो पहली एंट्री आपने पॉजिटिव रखनी है, दूसरी एंट्री वो आपने नेगेटिव रखनी है, फार्मूला है ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। तो उसके अकॉर्डिंग जो तीसरी एंट्री जिस भी रो को एक्सपेंड कर रहे हो उसकी एंट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो हम तीसरे कॉलम को एक्सपेंड कर रहे थे तो उसकी एंट्रीज 1 1 1 है, तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं। तो ये जो 1/2 है ये बाहर ही है, इसको ब्रैकेट ये स्केयर ब्रैकेट यूज़ करें और इसको यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट को यहाँ पे आप क्लोज करें, ठीक है, और 1/2 ये बाहर ही लिखें। अब यहाँ पे आप पहली एंट्री पॉजिटिव, दूसरी एंट्री नेगेटिव और तीसरी एंट्री फिर पॉजिटिव। अब आपके पास तीसरा कॉलम है और पहली रो है, आप तीसरा कॉलम फिक्स कर लें, उसके हिसाब से रोज चेंज करते रहें, पहली तीसरा कॉलम और पहली रो, यानी रो 1 और कॉलम 3 इनको स्किप कर दें, बाकी जो एंट्रीज नज़र आ रही हैं -2 2 4 ये उसको इधर लिख दें। अब इसी तरह तीसरा ही कॉलम है और दूसरी रो है, तो इसको समझ लें कि दूसरी रो बीच में से गायब हो गई, ऊपर वाली एंट्रीज 5 3 और नीचे वाली एंट्रीज 4 2 वो यहाँ पे लिख दें, ठीक है। अब तीसरा ही कॉलम है, इससे यहाँ पे रो भी तीसरी बन गई है, तो अब एंट्रीज हैं 5 3 -2 2 वो यहाँ पे लिख दें आप, ठीक है। तो हम एक्सपैंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल ये हम करेंगे। पर प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट -2 और 2 को मल्टीप्लाई करके -4 बन जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -8 आ जाएगा, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 हो जाएगा, 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 कैसे हो रहा है, ये माइनस जो है दरमियान में आ रहा है, ये फार्मूला क्या है, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल, इधर भी ऐसे ही इधर भी ऐसे ही, 5 को 2 से किया 10, ये माइनस फार्मूला का, और -2 को 3 से किया तो ये -6, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 -12 -2 आ जाएगा, -4 -8 -12 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 1/2 आता है, ये बाहर 1/2 लिखना है, ठीक है, 1/2, इधर भी 1/2 1/2, ठीक है, और इधर 1/2। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाता है, 3 आ जाता है, इसका यूनिट होता है स्केयर यूनिट, यानी जो भी यूनिट होगा उसका स्केयर, यानी मीटर होगा तो मीटर का स्केयर आ जाएगा, स्केयर मीटर। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व हो गई है स्टूडेंट्स। मैंने आपको ये 2 लेक्चर्स में सॉल्व करवाई है, 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं, तो ये आप लोगों के लिए ही बनाए हैं भाई साहब। ये गेस्ट पेपर समझ लें या पूरा सोल्यूशन समझने के आप सिर्फ एक दफ़ा ये 1 घंटा दें, इसको चौथे चैप्टर को गौर से समझ लें, आपका A to Z चौथा चैप्टर कवर है, आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाए हैं, तो लास्ट में वीडियोस को वॉच कीजिएगा। अगर आपको बेहतर लगता है काम मेरा, मेहनत मेरी बेहतर लगती है तो लास्ट में अप्रिशिएट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।